2 दिन के बाद एक व्यक्ति को फांसी होनी थी, जिसका नाम विनोद होता है। जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है विनोद? थोड़ी देर विनोद चुप रहता है और इसके बाद बोलता है कि साहब, मैं चाहता हूँ कि मेरी अंतिम इच्छा आप पूरी कर दें। विनोद अंतिम इच्छा को जाहिर करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना आखिरी रात या फिर मैं अपना एक रात मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। उसके लिए उसके साथ मैं एक रात एक रूम में रहना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जेलर साहब कहीं ना कहीं आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। जेलर साहब सोचते हैं कि मैं अपने 20 साल के सर्विस पीरियड में ऐसा पहली बार देख रहा हूँ जो कि 2 दिन उसको फांसी के फंदे पर 2 दिन बाद लटकना है और वह दुनिया से सदा के लिए अलविदा होकर चला जाएगा। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह अपने पत्नी के साथ एक रात रहना चाहता है। वह पत्नी के साथ क्यों रहना चाहता है, उसकी अंतिम इच्छा क्या थी, ये जानने के लिए आप अपनी मेरी इस कहानी को, ये एक सच्ची घटना है और मेरी इस कहानी को आप लोग अंत तक सुनिएगा। दोस्तों, यह बहुत ही दुखद कहानी है। मैं आपको बताऊंगी तो कहीं ना कहीं आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह भी कांप उठेगी। यह कहानी है उत्तर प्रदेश बरेली की है। उत्तर प्रदेश जिला बरेली के एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे, जिसका नाम था, एक का नाम विनोद और दूसरे का नाम प्रमोद होता है। दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। बचपन से ही स्कूल में साथ साथ पढ़ा करते थे। दोनों के बीच बहुत ही मेल मिलाप था। स्कूल में अपना लंच बॉक्स भी आपस में साथ बांट कर खाते थे। हमेशा एक साथ दूसरे के सुख और दुख में भी खड़े रहते थे। कुछ साल बाद विनोद की शादी हो जाती है और फिर वह दिल्ली में नौकरी की तलाश में चला जाता है और जल्द ही उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। फिर प्रमोद गांव में ही बेरोजगार की जिंदगी काट रहा था। वह अपने दोस्त विनोद को कॉल करता है और कहता है कि दोस्त विनोद, अपने मैनेजर से बात करके मुझे भी नौकरी पर रखवा दो। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। यहाँ शहर में कहीं नौकरी नहीं मिल रही। विनोद अपने दोस्त की परेशानी को देखते हुए अपने मैनेजर से उसको काम पर रखने की बात लेता है। आखिरकार फिर विनोद को भी नौकरी लग जाती है। अब यह दोनों साथ में ही नौकरी करने लगते हैं। दोनों बहुत ही खुश थे। तभी इन दोनों के बीच एक रिया नाम की लड़की आती है, जो कि उसी कंपनी में नौकरी करती थी। रिया की विनोद से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह धीरे धीरे विनोद को पसंद करने लगती है और उसे प्यार करने लगी थी। फिर प्रमोद अपने दोस्त से कहता है कि दोस्त, तुम शादीशुदा हो और रिया से तुम मेरी शादी करवा दो, मेरी दोस्ती करवा दो। लेकिन विनोद साफ साफ मना कर देता है। दोस्तों, कोई भी
लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को किसी को देना नहीं चाहेगा। इसी के चलते प्रमोद और विनोद से घृणा करने लगा। प्रमोद विनोद से दूरी बनाने लगा, घृणा करने लगा। दोनों में अब फूट पड़ने लगी थी। लड़की विनोद से बहुत प्यार करती थी और उसके रूम पर भी कभी कभी आ जाया करती थी। फिर प्रमोद को यह देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलन होती थी। प्रमोद का बर्थडे पार्टी आता है और वह विनोद से कहता है कि यार तुम अपने दोस्त को भी बुला लो, हम लोग मिलकर बर्थडे मनाएंगे। विनोद अपने दोस्त को फ़ोन करता है और रिया को भी रूम पर प्रमोद के बर्थडे पार्टी में बुला लेता है। फिर प्रमोद अपने दोस्त को ज़्यादा शराब पिला देता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है और जल्द ही वह सो जाता है। अब फिर प्रमोद उस लड़की को दुष्कर्म करता है और वहाँ पर उसको फिर जान से मार देता है। वहीं दूसरे रूम में विनोद को साथ छोड़कर वहाँ से प्रमोद भाग जाता है और पुलिस को भी फ़ोन करके सूचना देता है कि इस बिल्डिंग में एक लाश पड़ी हुई है। फिर पुलिस सूचना पाकर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। साथ ही में यह लड़का भी नशे की हालत में मदहोश पड़ा है। पुलिस ऐसा मौका पाकर विनोद को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और उसे थाने ले जाकर पूछताछ करती है। विनोद को कुछ समझ नहीं आता है कि वह अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। पुलिस विनोद को जेल में बंद कर देती है और कोर्ट का फैसला आने का इंतजार करती है। लड़की का पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता चलता है कि इसका तो बलात्कार करने के बाद गला दबाकर मार दिया गया था। इस मुजरिम को तो फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। नतीजा यह होता है कि कोर्ट में केस चलने के बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। अब उसकी फांसी में 2 दिन रह जाते हैं तो जेलर साहब उसके पास आते हैं और उसके अंतिम इच्छा के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या खाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो या फिर किसी से मिलना चाहते हो। तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा है तुम मुझे बता दो, हम तुम्हारी हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। विनोद कहता है कि सर हमारी एक अंतिम इच्छा है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो पूरी कर दीजिए। जेलर साहब बोलते हैं आपके जो भी अंतिम इच्छा होगी वो पूरी की जाएगी, बस आप बताइए क्या है आपकी अंतिम इच्छा। अब विनोद कहता है कि साहब मैं एक रात अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ, एक रात उसके साथ मैं एक कमरे में बिताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी को यहाँ मेरे पास बुलवा दीजिए। जेलर यह बात सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे 20 साल हो गए जेलर बने हुए, आज तक किसी कैदी ने ऐसी इच्छा ही नहीं जाहिर की, किसी ने कोई ख्वाहिश नहीं की। लेकिन फिर भी वह कहते हैं कि चलो अगर आपकी यही ख्वाहिश है, आपकी यही अंतिम इच्छा है तो आपकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी। अंतिम इच्छा तो अंतिम इच्छा होती है, वो आपकी पूरी की जाएगी। फिर जेलर साहब उसके घर अपने सिपाही को भेजकर उसकी पत्नी को बाइज्जत बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति की
यही अंतिम इच्छा है कि वह तुम्हारे साथ एक रात बिता सके। अब विनोद को खबर दी जाती है कि तुम्हारी पत्नी आ चुकी है। जेलर साहब विनोद के कमरे में जो भी कैदी उसके साथ होते हैं उनको अलग कमरे में शिफ्ट करा देते हैं और विनोद की पत्नी को उसके साथ ले जाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से उनके कमरे के बाहर 2 सिपाही भी तैनात की जाती है। कमरे में एक वॉइस रिकॉर्ड भी लगा देते हैं जिससे वह ऑफिस में बैठकर उनकी बातों को सुन सके। अब उसकी पत्नी अंदर जाती है और अपने पति को सलाम दुआ करती है, प्रणाम करती है, चरण स्पर्श करती है और उसके गले लगकर बहुत रोने लगती है। विनोद की पत्नी एक औरत थी। वह उससे पूछती है कि तुम अगर उस लड़की से प्यार करते थे तो उसे क्यों मारा, क्यों आपने उसकी हत्या की, जिस कारण आज आपको फांसी होने जा रही है, आपने ऐसा क्यों किया। विनोद अपनी पत्नी की बात सुनता है और सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगता है। उनकी यह सब बातें जेलर साहब वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से ऑफिस में बैठे सुन रहे थे। वह रोते हुए कहता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। वह अपनी पत्नी से सारी बातें बताने लगता है कि हमारी कंपनी में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रिया था। वह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। फिर विनोद हमसे घृणा करने लगा। प्रमोद कहने लगा कि उस लड़की से मेरी शादी करवा दो, तो हमने प्रमोद को मना कर दिया। फिर वह प्लान बनाते हुए बर्थडे पार्टी को मनाने के लिए उस लड़की को मेरे कहने पर कमरे पर बुलाता है और वो लड़की मेरे कहने पर कमरे पर आ जाती है। मुझे कोई लालच नहीं था। वह सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी कहती है फिर क्या हुआ। विनोद बताता है कि मुझको प्रमोद ने बहुत ज़्यादा शराब पिला दिया था। मैं नशे की हालत में मदहोश हो गया और मुझे नींद आ गई। इसके बाद प्रमोद ने उस लड़की के साथ क्या किया और क्या नहीं, मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जब मुझे होश आया तो मेरे बेड पर उस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वह मर चुकी थी। प्रमोद ही पुलिस को सूचना दी। इससे प्रमोद की यह सब साजिश थी। मैं बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मुझ पर यह दुराचारी हो रहा है। वो प्रमोद ने मुझ पर दुराचारी का आरोप लगाया है, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर है वह होना है। तुम मेरी फिक्र छोड़कर, तुम्हारे 2 बेटे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश करना, क्योंकि भारत का कानून अंधा होता है। यह लिखा हुआ होता है कि कानून अंधा है और यहाँ के लोग सबूत मांगते हैं। सबूत के तौर पर मैं दोषी हूँ, इसलिए मुझे फांसी की सज़ा होनी है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर कोई मुझसे पूछे कि गीता पर हाथ रखकर मेरी अंतर आत्मा से पूछा जाए तो मैंने यह हत्या नहीं किया हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। विनोद की दर्द भरी कहानी को सुनकर और उसकी चीख पुकार को सुनकर जेलर साहब और उनके सभी सिपाहियों का दिल पसीज जाता है।
उनकी आंखों से आंसू बहने लगती है। सभी लोग विनोद की बात का मंथन करते हैं और फिर से पति पत्नी पूरी रात रोते रहते हैं। सुबह हो जाती है, सभी लोग जागते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि जेल के सभी सिपाही जेलर साहब से कहते हैं कि यह आदमी निर्दोष है, इसको फांसी की सज़ा मिली है, जबकि हकीकत में विनोद निर्दोष है। आज जो इसके कहा है वह सच्चाई को उगला है, इसकी एक एक बात में सच्चाई है, इसको किसी तरह से बचाया जाए। पत्नी पति के पैर को छूती है और कहती है कि यह हमारा आखिरी समय है, ईश्वर ने चाहा तो अगले जन्म में फिर मिलेंगे। पति पत्नी को बार बार मुड़कर देखने लगती है और पति पत्नी को बार बार मुड़कर देखते हैं। दोनों का विलाप ऐसा होता है कि पत्नी फिर एक बार भाग कर आती है और अपने पति के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। जितने भी लोग वहाँ होते हैं सभी की आंखों में आंसू बह रहे थे। इसके बाद जेलर साहब को सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं कि बहुत ही जल्द यह वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाती है। जेलर साहब वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर ये वाला वायरल कर देते हैं और पूरे देश में ये वीडियो वायरल हो जाती है और लोग विनोद की न्याय के लिए मांग करते हैं। दूसरे दिन उसे फांसी होनी थी, लेकिन सुबह कोर्ट से यह फैसला आता है कि यह आदमी निर्दोष है, हत्या तो उस दूसरे लड़के ने की थी, फांसी उसे लगाई जाए। दोस्तों, कोर्ट के फैसले के बाद विनोद को बरी कर दी जाती है और उसके घर पत्नी को सूचना दी जाती है कि तुम्हारा पति बरी हो गया है। यह सुनकर पत्नी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। उसके बदले प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे फांसी लगा दी जाती है। कहते हैं कि दोस्तों, जैसा बीज बोए वैसे ही फसल काटोगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस तरह की कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ।